हाँ सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है। तो जरा ये समझिए, 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताब है यानी कुल कितनी किताब है। एक दर्जन में कितनी किताब होती है? 12। तो 10 दर्जन में कितनी होगी? 12 में 10 का जो है गुणा हो जाएगा, तो 12 गुणित 10 यानी कुल कितनी किताबें होंगी रसायन विज्ञान की? 120। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताब है, तो एक दर्जन में 12 किताब, तो 12 में किसका गुणा होगा? 8 का। कितने का? 12 अट्ठे 96, यानी 96 किताब किसकी है? भौतिक विज्ञान। 10 दर्जन बुक्स किसके है? अर्थशास्त्र की। किसकी है? तो एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो कितने दर्जन है? 10, यानी अर्थशास्त्र की कुल कितनी बुक्स हैं? 120। अब आपके सवाल में ये दिया है कि रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया, भौतिक विज्ञान का एक पुस्तक का मूल्य 60 रुपया और अर्थशास्त्र के एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपया। तो कुल सभी पुस्तकों का मूल्य आपको आव्यूह विधि से निकालना है। किस विधि से? आप चाहें तो इसको साधारण विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन आप इंटर में इसको हल कर रहे हैं तो आप इसको साधारण विधि से नहीं बल्कि आव्यूह विधि से इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पुस्तकों की संख्या है इसका एक आव्यूह बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? एक आव्यूह। तो पुस्तकों की संख्या का जब हम एक आव्यूह बनाते हैं, जरा देखिए पुस्तकों की संख्या का आव्यूह क्या होगा? 120 और 96, इधर कितना होगा फिर? 120। ये जो रसायन विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की और शास्त्र की जो पुस्तकों की जो संख्या थी उसका हमने क्या किया? एक आव्यूह। एक आव्यूह हम इसका बना रहे हैं। किसका? जो इसका मूल्य है, प्रति पुस्तक का मूल्य, तो एक आव्यूह इसका बना रहे हैं। तो दूसरा आव्यूह आपका क्या है? 80, 60, 40। एक आव्यूह हमने इसका बना लिया। किसका? प्रति पुस्तक का जो मूल्य था इसका एक आव्यूह बना लिया। ठीक है। अब देखिए क्या इसका इसमें गुणा हो सकता है? इसमें जो है 3 स्तंभ हैं, 1 2 3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। ठीक है। तो पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणा हो जाएगा। अगर सपोज करिए, मान लीजिए हम आव्यूह ऐसे बनाते इसका भी 80 60 40 ऐसे बनाते, तब गुणा होता। पहले में 3 स्तंभ थे, लेकिन अब इसमें 3 पंक्तियां जो है नहीं, इसमें केवल 1 पंक्ति है, तब इसका गुणा जो है, इसलिए हम दूसरे आव्यूह को इस तरह से बनाया कि जिससे इसका इसमें जो है गुणा हो। अब गुणा कर देंगे तो हमें सभी पुस्तकों का मूल्य जो है प्राप्त हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो सभी पुस्तकों का मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए गुणा कैसे होगा, आप लोग जानते हैं, गुणा के बारे में पढ़ चुके हैं। पहली पंक्ति का गुणा किस में होगा? पहले स्तंभ में। यहाँ एक ही स्तंभ है, तो पहले अवयव का गुणा पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का गुणा करके सबको आपस में जोड़ देंगे। तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो 120 का गुणा किस में होगा? 80 में। तो 120 गुणित 80 प्लस इसका 96 गुणित 60, 96 गुणित 60 और प्लस 120 का किस में गुणा होगा? 40 में। तो प्लस 120 गुणित 40। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96 00। ठीक है। यहाँ गुणा करिए 6 36। ठीक, 6 36 का 6 6 9 54 54 और 3 57। ठीक, 0। अब इसको गुणा करिए, 12 चौक 48 00। ठीक है। अब सबको जोड़िए, देखिए पहले इकाई का अंक जोड़िए, ध्यान दीजिए 0 0 0, तो क्या हो जाएगा? 0। दहाई का अंक जोड़िए, 0 6 0 6 हो जाएगा। सैकड़ा का अंक जोड़िए, 8 8 7 15 15 6 21 21 कहीं 2 हासिल, 4 2 6 6 5 11 11 9 20, यानी 20,160 रुपया होगा। सभी पुस्तकों का मूल्य कितना आएगा? 20,160 रुपया। हाँ सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ अवयव दिए हैं, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, साइड में उनकी कोटियाँ दी हैं, जैसे एक्स की कोट 2 क्रॉस n, कोट का मतलब इसमें 2 पंक्ति और n स्तंभ होंगे ना, जैसे 3 क्रॉस k, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 पंक्ति k स्तंभ होंगे। 2 क्रॉस p जेड का कोड दिया है, जिसका मतलब इसमें 2 पंक्ति और p स्तंभ होंगे। तो सब पे कोड दिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, जिसके लिए 4 प्रतिबंध दिया है। इससे बताना है कि कौन सा प्रतिबंध जो है सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पहले देखिए अवयव p में अवयव y का गुणा हुआ है, तो देखिए अवयव p में अवयव y का गुणा है, तो ध्यान दीजिए p की कोट क्या है आपका p क्रॉस k, ध्यान दीजिए, यानी इसमें p पंक्ति और k स्तंभ है। अब p y की कोट क्या है, जरा ध्यान दीजिए, y की कोट, तो y की कोट क्या है, देखिए 3 क्रॉस k, तो ध्यान दीजिए p में y का गुणा तभी होगा, ध्यान दीजिएगा, जब p के स्तंभों की संख्या, p के स्तंभों की संख्या y के पंक्तियों के संख्या के बराबर होगा, क्योंकि 2 अवयवों का गुणा तब ही होता है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो पहले अवयव में कितने स्तंभ हैं, ये ठीक है, और इसमें पंक्ति कितनी है, 3 है। तो पी वाई का गुणा तभी संभव है जब k का मान 3 के बराबर। तो पी वाई तभी संभव है जब, कब संभव है, जब क्या होगा, k का मान 3 होगा, क्योंकि जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों के बराबर हो तभी p में y का गुणा होगा। अब हम आपसे पूछे कि पी वाई की कोट क्या होगी, पी वाई की कोट, तो पी वाई की कोट क्या होगी, ए आई जे इसका अवयव है। आपको हमने गुणा में बताया था कि कोट क्या आता है, पहले की पंक्ति आती है, गुणनफल की कोट क्या आती है, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। तो पहले का पंक्ति कितना है p और दूसरे का स्तंभ कितना, ये स्तंभे वाला है, दूसरे का स्तंभ कितना है k। तो पी वाई की कोट क्या होगी, हमने यही बताया था ना, पहले पी वाई तभी संभव होगा जब k का मान 3 के बराबर। अब पी वाई की कोट क्या होगा, हमने बताया था 2 अवयव का जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल की कोट होती है वो पहले का क्या होता है, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, यानी इसकी कोट क्या होगी, p क्रॉस k, पहली बात। और दूसरी बात, अब इसके बारे में विचार करिए, डब्ल्यू वाई के बराबर, तो डब्ल्यू की कोट, देखिए डब्ल्यू की कोट क्या है, डब्ल्यू की कोट देखिए आपकी ये है, डब्ल्यू की कोट n क्रॉस 3, ठीक है। अब डब्ल्यू के साथ क्या है y, तो y की कोट क्या है, y की कोट आपका क्या है 3 क्रॉस k, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू वाई संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि डब्ल्यू के स्तंभों की संख्या y के पंक्तियों की संख्या के बराबर, तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई संभव है, ठीक। अब डब्ल्यू वाई संभव है पक्का हो गया, क्योंकि इसमें w के स्तंभों की संख्या y के पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी इसका गुणा हो जाएगा w में y का। अब देखिए डब्ल्यू वाई की कोट क्या होगी, डब्ल्यू वाई की कोट आप लोग बताइए, हाँ डब्ल्यू वाई की कोट क्या होगी, हमने आपको ये बताया था कि जब 2 अवयव का गुणा करते हैं तो गुणनफल की कोट क्या होती है, पहले की जो है पंक्ति, पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, इसका कोट क्या होगा n क्रॉस k, ठीक है। अब जरा ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या किया गया है, पी वाई में डब्ल्यू वाई को जोड़ा गया है, पी वाई में डब्ल्यू वाई को जोड़ा, तो 2 अवयव का जोड़ तभी संभव होता है जब उनकी कोटियाँ आपस में बराबर। तो पी वाई में डब्ल्यू वाई को जोड़ा गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पी वाई की कोट जो है डब्ल्यू वाई की कोट के
बराबर होगी, क्योंकि जब तक कोटियाँ बराबर नहीं होती तब तक दो अवयव को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी वाई की कोटि बराबर क्या हो जाएगी, पी वाई की कोटि किसके बराबर होगी, डब्ल्यू वाई की। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है योग किया गया है। तो योग तभी संभव होता है जब दोनों की कोटियाँ आपस में, तो डब्ल्यू वाई की कोटि, तो पी वाई की कोटि किसके बराबर होगी, डब्ल्यू वाई की कोटि के बराबर होगी। तो ध्यान दीजिए पी वाई की कोटि, तो पी वाई की कोटि इधर है पी क्रॉस के, पी क्रॉस के। इधर डब्ल्यू वाई की कोटि क्या है, डब्ल्यू वाई की कोटि आपका एन क्रॉस के। अब एक तरह से मान लीजिए कि के से के जो है कैंसिल, तो पी का मान किसके बराबर हुआ, एन के बराबर। तो यानी पी का मान एन के बराबर होना चाहिए और के का मान जो है 3 के बराबर। तो किस विकल्प में है, पी का मान एन के बराबर और के का मान कौन सा विकल्प सही है। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यदि n बराबर p तो अवयव 7x - 5z की कोटि है। अब देखिए x में z को आप तभी घटा सकते हैं जब x की कोटि जो है z की कोटि के बराबर, क्योंकि योग और अंतर की क्रिया तभी होती है जब उनकी कोटियाँ आपस में, अगर कोटि बराबर नहीं है तो आप उनको जोड़ घटा जो है नहीं सकते हैं। तो 7x - z - 5z, तो 7x - 5z तभी घटाया जा सकता है जब x और z की कोटियाँ आपस में बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः चूंकि कह सकते हैं चूंकि x की कोटि बराबर क्या होगा, बराबर z की कोटि। अगर कोटि बराबर नहीं होगी तो दोनों अवयवों को आप घटा जो है नहीं सकते हैं, भले उसमें 7 का गुणा हो जाए, गुणा हो जाएगा तब भी तो कोटि जो है वही रहेगी। यहाँ 5 का भी गुणा हो जाएगा तो कोटि वही रहेगी, जो z की कोटि है वही 5 का गुणा करने के बाद भी वही जो है कोटि रहे, पंक्तियों की संख्या वही रहेगी, स्तंभों की संख्या वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि जब 5 का गुणा करेंगे तो z के प्रत्येक अवयव में उसका जो है गुणा हो जाएगा, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्या पर कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। तो x की कोटि, तो x की कोटि क्या है, 2 क्रॉस n, ठीक। z की कोटि क्या है, 2 क्रॉस p, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहा है कि 2 क्रॉस p, यानी x की कोटि आप चाहे 2 क्रॉस n मानिए और चाहे 2 क्रॉस p मानिए, क्योंकि दोनों के मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो पहले देखिए 2 क्रॉस n, पहले देखिए 2 क्रॉस p है कहीं, 2 क्रॉस p विकल्प में कहीं दिख रहा है, 2 क्रॉस p नहीं है बल्कि p क्रॉस 2 है। तो जबकि ये इसकी कोटि x और z की कोटि क्या है, 2 क्रॉस p है और 2 क्रॉस n है, दोनों आपस में बराबर है। तो 2 क्रॉस p कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है लेकिन 2 क्रॉस p नहीं है, p क्रॉस 2, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 2 क्रॉस p नहीं है, तो देखिए इस 2 क्रॉस p कहीं नहीं है, तब हम किसको ढूंढेंगे, अब 2 क्रॉस n को। तो 2 क्रॉस n यहाँ पे है, तो यही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब n क्रॉस 3 और p क्रॉस n का कोई मतलब जो है नहीं है।